चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बारे में, जो हुआ 1839 से 1842 के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग ये समझ गए हैं कि अफगानिस्तान ब्रिटिशर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो काफ़ी महत्व रखता है अफगानिस्तान। ब्रिटिशर्स के ये हित हैं अफगानिस्तान के साथ कि यदि अफगानिस्तान उनके नियंत्रण में रहता है, अफगानिस्तान उनके उनके कंट्रोल में रहता है, तो क्या होगा कि सेंट्रल एशिया में जो उनके व्यापारिक इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो पाएंगे। मध्य एशिया में अपने व्यापार की गतिविधियों को वो पूरी तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे। साथ ही साथ पर्सिया और रसिया जैसे जो उनके दुश्मन खड़े हो गए हैं, या रूस जैसा जो उनका एक बड़ा दुश्मन है, उसके ऊपर भी लगभग उनका कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है, लगभग उन्हें वो रोक पाएंगे, कंट्रोल में कर पाएंगे। ठीक है या ना भी कर पाए तो भी अफगानिस्तान के माध्यम से वो काफ़ी हद तक एक प्रकार से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से अफगानिस्तान को वो अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, अफगानिस्तान को अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। और इसी के उद्देश्य के साथ ही वो लोग ये चाहते थे कि अफगानिस्तान पे उनका एक पपेट रूलर बैठे, अपना एक पिट्ठू शासक को वो अपॉइंट कर पाए। ठीक है, तो अफगानिस्तान पर वो अपने एक पिट्ठू शासक को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो अफगानिस्तान की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसे वो अपने हिसाब से चला पाएँ। और उस पिट्ठू शासक के माध्यम से, उस पिट्ठू रूलर के माध्यम से अफगानिस्तान के जरिए जो रसिया और पर्शियंस के इंडिया पर अटैक होने के जो भी अगर चांस होते हैं तो वो रोक पाएँ। ठीक है, या उनके साथ वो तटस्थ बना रहे, उनके साथ वो एक प्रकार से अपोजिट बना रहे। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसी चाहते हैं ब्रिटिशर्स, इस तरह की नीति है उनकी, इस तरह की आइडियोलॉजी है, और वो अफगानिस्तान को एक मेन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर पाते हैं इस दौरान। ठीक है, अब ये तो देखिए पहला आंग्लो अफगान युद्ध होता है। इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में कोशिश ये रहेगी कि शाह शुजा जो कि एक पिट्ठू रूलर है, उसे अपॉइंट किया जाए, उसे इंस्टॉल किया जाए। कहाँ पर? अफगानिस्तान की गद्दी पर। ठीक है, और जो मोहम्मद खान है या दोस्त मोहम्मद खान है, उसे वहाँ से रिमूव किया जाए। ठीक है, एज इट इज कंडीशन होती है। पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू बता दूं कि चाहते हैं अंग्रेज इस तरह से, और वो एज इट इज करते हैं। और 1839 में हमला कर दिया जाता है अफगानिस्तान पर, और कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ विद्रोह होता है, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का सा विद्रोह किया जाता है दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान को फाइनली सरेंडर करना पड़ता है। दोस्त मोहम्मद खान सरेंडर कर देता है, और जो पोस्ट थी या जो गद्दी थी अफगानिस्तान की, उस पर बैठा दिया जाता है किसे? शाह शुजा को। तो शाह शुजा बैठ जाता है 1839 के लगभग 7 अगस्त 1839 को। कहां पर? किस गद्दी पर? तो अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठ जाता है शाह शुजा। ठीक है, और जो दोस्त मोहम्मद खान था उसे कैप्चर कर लिया जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है, और उसे कहाँ पहुंचा दिया जाता है? उसे पहुंचा दिया जाता है कलकत्ता। तो कलकत्ता पहुंचा देते हैं किसे? दोस्त मोहम्मद खान को। और इस गद्दी पर बैठा दिया जाता है, अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया जाता है किसे? यहाँ पे शाह शुजा को। ठीक है, लेकिन जैसे ही शाह शुजा गद्दी पर बैठता है, अब अगर अफगान लोगों की बात की जाए, अफगानियों की बात की जाए, अफगान लोगों की जो बेसिक आइडियोलॉजी थी, अफगानिस्तान के जो लोग थे वो शाह शुजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो शाह शुजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उन्हें लगता था शाह शुजा एक कायर और एक गद्दार व्यक्ति है, जो विदेशी सेना के माध्यम से, विदेशी आर्मी के बल पर वापस से अफगानिस्तान का शासक बन गया। ठीक है, तो अफगान पीपल्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था शाह शुजा को। और फाइनली अफगान जो लोग थे, अफगानिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। और इस विद्रोह के फल के कारण ब्रिटिश जो आर्मी थी, ब्रिटिश जो सेना थी, उन्हें एक पीस ट्रीटी करना पड़ी, एक संधि समझौता करना पड़ा विद्रोहियों के साथ। और उसमें ब्रिटिशर्स को ये मानना पड़ा, ब्रिटिशर्स को एग्री करना पड़ा कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चली जाएगी, और जो दोस्त मोहम्मद खान है उसे पुनः अफगानिस्तान का शासक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की एक पीस ट्रीटी करना पड़ी। और जो साथ ही अफगानिस्तान का शासक इन्होंने बनाया था, जिसका नाम था शाह शुजा, उसकी भी क्या कर दी जाती है? उसकी भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खान को वापस से इंस्टॉल करने की या वापस से गद्दी पर बैठाने का वादा किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और साथ ही जो अपनी आर्मी है उसे वापस ले जाने की बात कही जाती है। और साथ ही साथ जो इस दौरान जो विद्रोही क्या करते हैं कि जो शाह शुजा थे उनकी भी हत्या कर दी। शाह शुजा को मार दिया जाता 5 अप्रैल 1842 को, 1842 को। अब क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी जब वापस लौट रही होती है अफगानिस्तान से, जब वापस आ रही होती है,
तो चूंकि उनके बीच में समझौता हुआ, ट्रीटी तो हुई, शांति समझौता तो हुआ, लेकिन जब ये वापस लौट रही थी तो पूरे रास्ते में अफगानिस्तान के विद्रोहियों के द्वारा इस सेना पर हमले किए गए, अटैक किए गए। और ये हमले इतने ज़्यादा कठोर थे, इतने ज़्यादा ब्रूटल थे कि लगभग 16,000 की जो फोर्स थी, 16,000 की जो ब्रिटिश फोर्स थी, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही जिंदा वापस आ पाया था। ठीक है, जगह जगह पर उन पर हमले हुए। ठीक है, इंडिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इंडिया आते समय, और सिर्फ एक व्यक्ति ही जिंदा भारत आ पाया। ठीक है, इनमें से कई सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था, कई सारे लोगों को युद्ध बंदी बना लिया गया था। ठीक है, वॉर इम्प्रेसनमेंट में रखा गया था। इस तरह से ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो होता है, इसमें जो पहली स्टेप जो हमने देखी, ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो नुकसानदेह होती है, काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है इसमें ब्रिटिशर्स को। लगभग 1.5 करोड़ की जो संपत्ति है उसका नुकसान होता है, और 20,000 जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स, उसमें भी इंडियन ऑफिसर्स थे, भारतीय सैनिक थे, उनकी हत्याएं हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1.5 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो जाता है, साथ ही साथ इतने सारे लोग मारे जाते हैं, लगभग 20,000 इंडियन ट्रूप्स की हत्या होती है। कई ब्रिटिश ऑफिसर्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उनकी हत्या हो जाती है। जो ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे जो पॉलिटिकल एजेंट था उसको मार दिया जाता है। इस तरह से ब्रिटिशर्स को काफी नुकसान होता है। ठीक है, और इस कारण ही जो लॉर्ड ऑकलैंड थे इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और फिर लॉर्ड एलिनबर्ग को अपॉइंट किया जाता है एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड एलिनबर्ग आते हैं और 1842 में एक और ब्रिटिश फोर्स को भेजा जाता है। ठीक है, एक और ब्रिटिश सेना को भेजा जाता है और वो काबुल पर पुनः कंट्रोल कर लेते हैं, काबुल को पुनः कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि बाद में उनकी पुनः ट्रीटी हो जाती है, शांति समझौता हो जाता है, और फाइनली ये लोग जो है वापस लौट जाते हैं और अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में कंसीडर किया जाता है। दोस्त मोहम्मद खान को वापस से इंस्टॉल कर दिया जाता है उसके पद पर या उसकी पोस्ट पर। ठीक है, या उसके पुत्र को। अब इसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान पर जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ है, जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है, वो 1878 के दौर में होता है, 1878-1879 के दौर में। और उसके बाद अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया जाता है, अफगानिस्तान को लगभग अपने कब्जे में ले लेते हैं ब्रिटिशर्स, और फिर जो है 1921 के अप्रोक्स अफगानिस्तान को आज़ादी भी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की, पहले आंग्ल अफगान युद्ध की। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह से 1839 में ब्रिटिश फोर्स जाती है, और ब्रिटिश फोर्स के साथ साथ जो सिख फोर्स है वो भी सपोर्ट कर रही है, ब्रिटिश फोर्स भी है। और लक्ष्य ये है, टारगेट ये है कि जो दोस्त मोहम्मद खान है उसे डिथ्रोन किया जाएगा, उसे हटाया जाएगा अफगानिस्तान की गद्दी से या काबुल की गद्दी से, और उसके स्थान पर बैठाया जाएगा किसे, जो ब्रिटिश पपेट रूलर है जिसका नाम क्या था, शाह शुजा को। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग ये समझें, After some resistance of Dost Muhammad Khan surrender to British and Shah Shuja was restored to the throne by British on 7th of August 1839। तो कुछ थोड़े हल्के फुल्के विद्रोह के बाद दोस्त मोहम्मद खान सरेंडर कर देते हैं, और जो शाह शुजा थे उसे अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया जाता है 7th of August 1839 1839 को। ठीक है, तो 1839 में यहाँ पे ये हुआ है कि शाह शुजा बन गए हैं अफगानिस्तान के शासक, जो कि एक पपेट रूलर की तरह है, और जो दोस्त मोहम्मद खान है उन्हें हटा दिया गया है। दोस्त मोहम्मद खान वॉज डिपोर्टेड एज अ प्रिजनर टू कैलकाटा। अब ये जो दोस्त मोहम्मद खान थे इन्हें यहां से कहां ले जाया गया, कलकत्ता ले जाया गया एज अ प्रिजनर, एक कैदी के रूप में। ठीक है, बट शाह शुजा वॉज अ ट्रेटर। अब देखिए, शाह शुजा की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक थी, जनता जो थी अफगानिस्तान की, वो शाह शुजा को एक कायर या एक गद्दार के रूप में समझती थी। द अफगानीज टुक शाह शुजा एज अ बेट्रायर एंड कुड नॉट एक्सेप्ट शाह शुजा एज देयर रूलर। तो जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो उसे एक देशद्रोही मानती थी, और वो ये मानते थे कि ये विदेशी सेना के बल पर पुनः अफगानिस्तान का शासक बन बैठा है। ठीक है, और वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे एज अ रूलर ऑफ शाह शुजा। तो शाह शुजा को एक्सेप्ट नहीं किया पब्लिक ने, एंड फाइनली जो शाह शुजा के विरुद्ध में या शाह शुजा के अगेंस्ट में वहां पे रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, और उस विद्रोह के फलस्वरूप शाह शुजा को मार दिया जाता है 5 अप्रैल 1842। ठीक है, शुजा-उद-दौला नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, इस विद्रोह को लीड करते हैं। शुजा-उद-दौला लीडिंग द अफगान स्वयं सेंट शाह शुजा टू हेल ऑन April 5, 1842। तो 5 अप्रैल 1842 को इनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे अब हम बात करें, द किलिंग ऑफ शाह शुजा आल्सो वर्स्ट द बलून ऑफ ब्रिटिश सक्सेस।
जैसे ही शाह शुजा की मृत्यु होती है, अब हम बात करें ब्रिटिशर्स की या अंग्रेजों की, तो अंग्रेज जो इतना ख्वाब देख रहे थे, अंग्रेज जो इतना सोच रहे थे कि किस तरह से कि इस तरह वो अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, अब अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनके अनुसार होगी और इस तरह से वो अपना जो ट्रेड या जो व्यापारिक इंटरेस्ट है वो पूरा कर पाएंगे सेंट्रल एशिया में, साथ ही साथ रशियंस और पर्शियंस को भी अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। लेकिन ये जो सारी की सारी विचार थे, जो सारे के सारे ख्वाब ब्रिटिशर्स ने देखे थे, वो सब खत्म हो जाते हैं बाय द डेथ ऑफ शाह शुजा। शाह शुजा की मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता, ठीक है। द किलिंग ऑफ शाह शुजा आल्सो वाज द बलून ऑफ द ब्रिटिश सक्सेस व्हिच सीम्ड टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिशियली, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे विचार थे ब्रिटिशर्स के, काफी कुछ सोचा हुआ था उन्होंने कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ पे शाह शुजा की मृत्यु के साथ ये सब खत्म हो जाता, ठीक है। द अफगान्स रोज इन रिवेलियन एंड द विक्टिम ऑफ देयर ब्रेथ वर द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स हु वर कट इनटू पीसेस। देखिए अब जो अफगानियों के अंदर जो गुस्सा है, जो क्रोध है, इस क्रोध को वो उतारते हैं किसके ऊपर, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट अफगानिस्तान में अपॉइंट किया गया था और उसे कई हिस्सों में काट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है बुरी तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अफगानियों का गुस्सा था, जो अफगान ट्राइब्स या अफगान लोगों का जो गुस्सा था, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर उतरने लगा है, ब्रिटिश आर्मी के ऊपर उतरने लगा, ठीक है। मेनी ब्रिटिश सोल्जर्स वर किल्ड इन एडवर्स कोल्ड। अब आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान जो है इस एरिया में कितनी ज्यादा कोल्ड होता है, कितना ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। और इस ठंड के कारण कई ब्रिटिश ऑफिसर्स की मृत्यु हो जाती है, कई लोग इस ठंड के आदी नहीं थे, इस ठंड के मौसम के आदी नहीं थे, तो कई लोग इस अपोजिट क्लाइमेट के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। Thus the final outcome of this war was that a humiliating treaty was signed by the British and the British were forced to recognize दोस्त मोहम्मद खान as आमिर of the अफगानिस्तान। तो फाइनली क्या होता है, एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को, और फाइनली उन्हें अप्रूव करना पड़ता है कि दोस्त मोहम्मद खान को पुनः अफगानिस्तान का आमिर बनाया जाएगा या अफगानिस्तान का शासक बनाया जाएगा, ठीक है। Thus the first Anglo-Afghan war was a stupefied project of Lord Auckland which resulted the death of thousands of British Indian soldiers and waste of crore of rupees। तो यहाँ पे जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा ओवरव्यू दिया कि इस तरह से इस युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगर हम बात करें मॉनेटरी वैल्यू का, तो लगभग 1.5 करोड़ के लगभग पैसे का नुकसान होता है, और जो 20,000 जो ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स थे उनकी डेथ होती है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो जब ब्रिटिश ट्रूप्स वापस लौट रहे होते हैं वहां से, तो उनमें से 16,000 जो ट्रूप्स थे उनकी मृत्यु होती है, सिर्फ एक ही वापस जिंदा आ पाता है, बाकियों को कैद कर लिया जाता है, ठीक है। द नेम ऑफ द इंग्लिश कमांडर्स मर्डर ड्यूरिंग दिस पीरियड वर। अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स जिनकी हत्याएं हुई, कमांडर्स जिनकी हत्याएं हुई, उनके नाम है अलेक्जेंडर वंस, चार्ल्स वंस, सर विलियम मैक्टन, जनरल एल्फिंस्टन। तो ये कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनकी हत्याएं होती है, साथ ही एक पॉलिटिकल एजेंट जिसे बुरी तरह से मार दिया जाता है अफगानी लोगों के द्वारा। द अफगान पॉलिसी ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड वाज क्रिटिसाइज्ड एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड एलिनबर्ग इन 1842। 1842 में इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है लॉर्ड ऑकलैंड को, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा गलत साबित होती है, काफी फेलियर साबित होता है एंग्लो अफगान वॉर। और फाइनली जो है इन्हें रिप्लेस करके लॉर्ड एलिनबर्ग को अपॉइंट किया जाता है। लॉर्ड एलिनबर्ग वाज अ लवर ऑफ मिलिट्री पंप एंड टू सीक एन एवेंज। तो जब लॉर्ड एलिनबर्ग आते हैं तो वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लॉर्ड एलिनबर्ग के बारे में देखा जाए तो वो भी एक मिलिट्री लवर व्यक्ति थे। तो यहाँ पे ये भी एक कैंपेन भेजते हैं, ये भी एक सेना भेजते हैं। ही ruined काबुल एंड इवैक्यूएटेड अफगानिस्तान। तो जब ये अटैक करते हैं अफगानिस्तान पर तो काबुल को लगभग ये नष्ट कर देते हैं, ठीक है। देन मोहम्मद अकबर सन ऑफ दोस्त मोहम्मद सिक्योर्ड लोकल कंट्रोल। लेकिन जो दोस्त मोहम्मद का पुत्र होता है अकबर मोहम्मद, ठीक है, वो अपना जो कंट्रोल था, अपना जो लोकल कंट्रोल था उसे सिक्योर कर पाने में सफल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का पूरा जो अभियान हुआ है, कैंपेन हुआ है ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड, इसके बारे में हमने समझा, ठीक है। इसके जो इवेंट्स हुए हैं, किस तरह से ब्रिटिश ट्रूप्स अफगानिस्तान में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनकी ट्रीटी होती है, एक संधि होती है जिसे ट्रीपेट्राइट ट्रीटी भी कहा जा सकता है, या फिर हम उसे ट्रीटी ऑफ लाहौर भी कहते हैं 1838 में। जो संधि 3 लोगों के बीच में होती है, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, और साथ ही साथ जो अफगान रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था शाह शुजा, ठीक है। और फिर ब्रिटिश ट्रूप्स की हेल्प से, ब्रिटिश सैनिकों की मदद से 7 अगस्त 1839 में पुनः गद्दी पर बैठा दिया जाता है शाह शुजा को।
लेकिन शाह शुजा को जो अफगान जनता थी, जो अफगान पब्लिक थे, वो पसंद नहीं करते और फिर वहाँ एक विद्रोह हो जाता है और उस विद्रोह में जो शाह शुजा है उसकी हत्या कर दी जाती है और जो ब्रिटिश सेना थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्हें भी मार दिया जाता है। फाइनली ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी पर साइन करते हैं और वापस लौटने लग जाते हैं और ये जब सेनाएं वापस लौटती हैं तो इनके ऊपर पुनः हमले होते हैं और कई सारे जो सोल्जर्स थे उनकी हत्याएं हो जाती हैं। फाइनली जब लॉर्ड एलिनबर्ग आते हैं तो पुनः अटैक करते हैं, लेकिन वापस से जो ये अटैक होता है 1842 में लॉर्ड एलिनबर्ग के टाइम पर, लेकिन फिर भी एक फाइनली संधि करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है और अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट शासन के रूप में, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर अंग्रेजों के लिए काफी ज्यादा अपमानजनक होता है, काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। ठीक है, इसके अलावा इनके शासनकाल में अगर हम किसी और इवेंट की बात करें तो इनके टाइम पर डेथ हुई थी महाराजा रंजीत सिंह की। तो यहाँ पर एक और इवेंट जो इनके समय पर हुआ है वो है डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु भी किसके शासनकाल में हुई है? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जिनकी बात अगर की जाए तो इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता था। ठीक है, शेर हिंद भी कहा जाता था और काफी सूझबूझ के साथ, काफी सही दृष्टिकोण के साथ, काफी डिप्लोमेसी के साथ इन्होंने रूल किया पंजाब पर। पंजाब को सुरक्षित रखा अपने शासनकाल में 1799 टू 1739। कभी ब्रिटिशर्स के साथ इनके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, कोई विवाद नहीं हुए। ठीक है, और काफी मजबूती के साथ इन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपांड किया, कश्मीर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु होती है 1839 में, इसी के बाद जो इनका साम्राज्य था ये बिखरने लग जाता है। ठीक है, और फिर अंग्रेजों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर द पिलर ऑफ सिख एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह डेड इन 1839। तो पहले आंग्ल अफगान युद्ध के समय पर ही सिख साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, सिख साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। आफ्टर अ रूल ऑफ अराउंड 45 ईयर, तो लगभग 45 वर्षों के शासनकाल के बाद इनकी मृत्यु होती है। लगभग 45 ईयर तक इनका रूल होता है। आप लोग समझ सकते हैं 1799 से 1839, यानी 40 ईयर तो ये हो गए हैं और इसके पहले भी इनका काफी कुछ कंट्रोल वहां पर हुआ करता था। ठीक है, he left 7 sons and 7 different queens and immediately after his death the Sikh started disintegrating। तो इनके बाद इनके 7 पुत्र थे, 7 पुत्र थे और कई सारी इनकी क्वींस हुआ करती थी। ठीक है ना, तो इनके बाद इनके सक्सेसर्स में काफी लोग थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ही जो सिख साम्राज्य था वो बिखरने लगता है, टूटने लगता है। दिस लेड डेथ ऑफ हिज सक्सेसर 1 by 1, और इसी के बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे उनकी मृत्यु शुरू हो जाती है। एक के बाद एक सारे के सारे जो सक्सेसर्स थे वो मारे जाते हैं। जैसे कि इनके बाद इनके सबसे जो फेवरेबल पुत्र थे खड़क सिंह, वो अगले शासक बनते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में खड़क सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र नौनिहाल सिंह अगला सक्सेसर बनता है या रूलर बनता है। लेकिन नौनिहाल की भी अपने पिता की मृत्यु के एक दिन बाद ही मृत्यु हो जाती है और फिर जो है शेर सिंह को अगला शासक बनाया जाता है। शेर सिंह के बाद शेर सिंह की भी कुछ 2 या 2.5 साल में डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर जो है महाराजा दिलीप सिंह को अगला शासक बनाया जाता है लगभग 7 या 5 ईयर की एज में। और उसके बाद फिर दिलीप सिंह ही अंतिम महाराजा कहलाते हैं पंजाब के या सिख साम्राज्य के। और फिर अंग्रेजों का इसी दौरान युद्ध होता है सिखों के साथ 1845 टू 46 में, पहला एंग्लो सिख वॉर, और फिर जो फाइनल या सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर होता है वो 1848 टू 49 होता है। ठीक है, और 49 में सिख साम्राज्य पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, एक और जो इवेंट इनके टाइम पर हुआ है वो ये हुआ है कि द लास्ट मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर अपॉइंट हुए हैं 1837 में। ठीक है, द लास्ट मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर वो अपॉइंटेड इन 1837, नियुक्त होते हैं 1837 में। On 28th of September 1837, the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar, who used to write ghazals and shairi with his pen name Jafar, sat on the throne of the Mughal Empire, which was now limited to Red Fort of Delhi. He was son of Akbar II।
तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर नियुक्त हो जाते हैं या अपॉइंट हो जाते हैं, या फिर वो गद्दी पर काबिज हो जाते हैं मुगल साम्राज्य की, मुगल वंश की। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे, और ये प्रसिद्ध थे अपनी शायरियों के कारण, अपनी गजलों के कारण, और इनके जो शायरी और जो गजल थे वो इनके नाम जफर के नाम से फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इनके समय पर जो मुगलों का जो कंट्रोल था या जो नियंत्रण था वो काफी वीक या पुअर हो जाता है और सिर्फ ये लाल किले तक ही क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। अब हम बात करेंगे लॉर्ड एलिनबर्ग। ठीक है, लॉर्ड एलिनबर्ग के समय पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको समझेंगे।